तो जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं, तो उसमें ओम्स लॉ हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है और सबसे बेसिक थिंग हो जाता है। आप चाहे 10th क्लास के अंडर में पढ़ रहे हो, 12th क्लास के अंडर में पढ़ रहे हो, या फिर इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो, या फिर पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हो, या फिर आप अपने रियल लाइफ में ही क्यों ना इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हो, उन सभी जगह पर आपको ओम्स लॉ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक लॉ होता है। आज हम लोग इस वीडियो में ओम्स लॉ के बारे में समझेंगे। मैं आपको इस वीडियो में ओम्स लॉ के बारे में बेसिक से लेकर कुछ स्टैंडर्ड चीज़ों के बारे में भी आपको मैं बता दूंगा। चलिए, ओम्स लॉ को समझने से पहले हम लोग कुछ एक चीज़ को समझते हैं। मैं आपको एक चीज़ को समझाता हूँ, ज़रा उस पर आप गौर करेंगे। ज़रा देखेंगे कि मान लीजिए आपने अपने शहर में पानी की टंकी देखी होगी, आप इस्तेमाल भी करते होंगे, आपके छतों पर पानी की टंकी होगी। तो आपने जनरली देखा होगा कि जो पानी की टंकी होती है वो क्या होती है, बहुत ही हाइट पर होती है, काफ़ी ऊंचाई पर होती है। और इस पानी की टंकी से हम लोग क्या करते हैं, ये जो पानी का टंकी है ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है। ये पानी का टंकी हमने लिया है एग्जाम्पल के तौर पर। इसी से हम लोग ओम्स लॉ के बारे में आसानी से समझ जाएंगे। तो ये पानी की टंकी में मैंने क्या किया है कि मैंने एक होल कर दिया है और होल करके मैंने इसमें एक पाइप लगा दिया है, ठीक है। क्लियर है? तो अब ये तो बात क्लियर है, आपने ये चीज़ को देखा होगा कि ये पानी की टंकी जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर होगी, ज़मीन से जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर होगी, पानी का स्पीड जो है उतनी ही तेज़ गति से आपको आएगा। तो आखिर क्या चीज़ है जो हाइट के कारण बदल रहा है, हाइट के कारण यहाँ पर आखिर कौन सा चीज़ है जो पानी की स्पीड को इंक्रीज कर रहा है? तो आप जवाब देंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वह यहाँ पर इंक्रीज कर जा रहा है। जितना ज़्यादा हाइट पर हम लोग वाटर को रख रहे हैं, वाटर जो है उतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है अपने अंदर में स्टोर कर ले रहा है। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। यानी कि हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के। क्लियर है? और जितना ज़्यादा हम हाइट पर रख रहे हैं, जितना ज़्यादा हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, उतनी ही तेज़ गति से, उतनी ही हाई वेलोसिटी से हमको पानी यहाँ पर निकल रहा है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गया। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि ये जो पानी इस यहाँ से निकल रहा है, हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर एक टैप लगा दिया, ठीक है। वो होता है ना बंद करने वाला, खोलने वाला, ठीक है। हमने यहाँ पर एक टैप लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये टैप को मैं टाइट करूँगा तो ये नीचे की ओर जाएगा। नीचे की ओर जाएगा तो पानी का स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। ये जितना ज़्यादा टैप क्या करता है, टैप जो है वह पाइप के कुछ हिस्से को पकड़ लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि पाइप का कुछ हिस्सा ब्लॉक हो जाता है और कुछ हिस्सा जो ओपन रहता है उसी से पानी जाता है। जब ये टैप पूरा यहाँ पर आ जाएगा तो पानी बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। वही जब टैप यहाँ ऊपर में रहेगा, बिल्कुल ओपन रहेगा, बिल्कुल खुला हुआ रहेगा, तो पानी जो है वो अपने पूरा स्पीड से आएगा। तो यानी कि यहाँ पर एक चीज़ हमको देखने के लिए मिल रहा है, जो यहाँ पर पानी का रुकावट कर रहा है, पानी की स्पीड को हाइट के अलावा जो और भी चीज़ जो है कंट्रोल कर रहा है, जो ब्लॉक कर रहा है, वो हमारा यहाँ पर क्या है, यह एक टैप है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर H को मैं यहाँ पर V के तौर पर ले लेता हूँ, और ये जो टैप है इसको मैं यहाँ पर R के तौर पर ले लेता हूँ। अब जरा समझिए कि हमारे स्टेटमेंट के अनुसार क्या कहा जा रहा है। एक और एग्जाम्पल की ओर देखेंगे। जैसे देखिए, ये एक बोतल है, इस बोतल में पानी है, ठीक है। मैं इस बोतल को बिल्कुल ऐसे रख रहा हूँ, बिल्कुल मतलब ये वाला जो हाइट है, ये वाला हाइट और ये वाला हाइट, इन दोनों हाइट को अगर मैं बराबर पर रखूँ तो पानी जो है वह कहीं भी फ्लो नहीं कर रहा, बराबर स्तर पर है। लेकिन जैसे ही मैं किसी एक सिरा को अगर इंक्रीज कर दूं तो वाटर क्या हो रहा है, यहाँ से निकलकर यहाँ की ओर बढ़ रहा है। देखिए, अब इधर की ओर सारा पानी आ गया। अब मैं इस सिरा को अगर ऊपर करूँगा तो फिर क्या होगा, पानी जो है यहाँ से निकलकर यहाँ की ओर आ गया। तो यानी कि इन दोनों पॉइंट के एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी ने क्या डिसाइड किया, वाटर के फ्लो को डिसाइड किया कि पानी जो है वह किधर की ओर जाएगा।
अब जितना ज़्यादा मैं इसको रखूँगा, मैं अगर ऐसे रखा तो ये बिल्कुल फ्लो नहीं हुआ, मैंने एकदम बिल्कुल ऐसे रख दिया, ठीक है, तो पूरा कंप्लीटली फ्लो हो गया। मैंने इसको ऐसे रखा तो कुछ पानी इधर रह गया और अधिकतर पानी इधर चला गया। तो यानी कि इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वह कहीं ना कहीं वाटर के फ्लो को क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है। इसी प्रकार से हमारे कंडक्टर में भी होता है। हमारे कंडक्टर में क्या चीज़ें होती हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमने कोई कंडक्टर लिया, ठीक है, अब इस कंडक्टर में हमने क्या कर दिया, एक बैटरी लगा दिया, ठीक है, एक बैटरी लगा दिया और यहाँ हमने क्या किया, एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये बैटरी का जो बड़ा वाला डंटी है ये पॉजिटिव साइड होता है और ये छोटा वाला डंटी जो है वो नेगेटिव साइड होता है। पॉजिटिव साइड का मतलब हुआ हायर पोटेंशियल, ठीक है, जैसे मैं ये कर रहा हूँ ना, ये तो इसका हाइट ज़्यादा हो गया तो ये हो गया हायर पोटेंशियल, इसका हाइट कम हो गया तो ये हो गया लोअर पोटेंशियल, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो पानी किधर से जा रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहा है ना, हायर से लोअर की ओर जा रहा है। देखिए जिधर हाई हो गया, हाई से निकल गया पानी और लो की ओर चला गया। तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर जैसे ही हमने भी नाम का बैटरी यहाँ पर लगाया, भी जो हमारा क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस है। देखिए बैटरी आप इस्तेमाल करते हैं तो बैटरी तब तक काम करता है जब तक यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल जो है वह बराबर नहीं हो जाए। जब बैटरी काम करते करते बंद हो जाता है तो उसका क्या होता है, बैटरी कुछ इस प्रकार से होता है, आप देखते होंगे, होता है। तो इस पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और इस पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जब बराबर हो जाता है तो इसमें से करंट का फ्लो होना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक हमारा पॉजिटिव पार्ट हुआ और एक हमारा क्या हुआ, निगेटिव पार्ट हुआ। तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ बैटरी में भी है, यहाँ पर हायर पोटेंशियल है और यहाँ पर लोअर पोटेंशियल है। तो हमारा करंट किधर की ओर फ्लो होगा, अभी मैंने बताया पानी वाले एग्जाम्पल से, हायर पोटेंशियल से निकलकर लोअर पोटेंशियल की ओर हमारा करंट जो है वह फ्लो करेगा। अब जितना बड़ा मैं बैटरी लगाऊंगा उतना ज़्यादा यहाँ पर करंट फ्लो करेगा। क्लियर है बात, जितना बड़ा बैटरी लगाऊंगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। यानी कि मैंने क्या बोला कि करंट जो है वह कितना ज़्यादा फ्लो करेगा, तो जितना बड़ा मैं बैटरी लगाऊंगा उतना ज़्यादा यह करंट फ्लो करेगा। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे इन दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस है। मैं आपको बताऊंगा कि यह स्टेटमेंट जो है वह बिल्कुल सही है, यह स्टेटमेंट जो है वो पूर्ण रूप से सही नहीं है, लेकिन ठीक है। तो क्या हुआ, जितना बड़ा मैंने भी लगाया उतना ज़्यादा मुझे करंट का फ्लो देखने के लिए मिला। अब यहाँ पर क्या है, मेरा एक बल्ब है, ठीक है। अब यह बल्ब है, अब यह बल्ब क्या करेगा, कुछ करंट के पार्ट को वह क्या कर जाएगा, खा जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट कर देगा लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि जो करंट बचा हुआ रहेगा वही करंट तो इसमें एंटर करेगा। यानी कि हमारा रेसिस्टेंस के साथ भी कहीं ना कहीं निर्भर है। यानी कि ये बल्ब जितना, अगर मैं इस बल्ब को R मान लूँ तो यह बल्ब जितना ज़्यादा होगा करंट तो I इसको एंटर करना है, जितना करंट निकला है उतना करंट इसको एंटर कर जाना है। लेकिन अगर यह R ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा यह जो I जो करंट हमारा यहाँ से एंटर करने वाला है वह क्या हो जाएगा, वह कम हो जाएगा। यानी कि R से भी डिपेंड किया, जो कि मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल में बताया कि ये वाला ब्लॉक जितना ज़्यादा रहेगा पानी का फ्लो क्या होगा, कम होते चला जाएगा, जितना कम रहेगा पानी का फ्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि V जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेसिस्टेंस के। तो ओम्स लॉ के सिद्धांत में यही सारी चीज़ें जो हैं जिक्र की गई हैं, इन्हीं चीज़ों को जिक्र किया गया। देखिए करंट का फ्लो तो सबसे पहले हम लोगों को मालूम चल गया कि करंट क्या होता है हमारा, जितना नंबर ऑफ चार्ज हम फ्लो करवाएंगे किसी कंडक्टर से पर्टिकुलर टाइम में तो वही हमारा क्या होगा, करंट होगा। लेकिन साइंटिस्ट ने देखा, जब उन्होंने करंट को भेजा किसी कंडक्टर के थ्रू जब उन्होंने करंट को भेजा तो उन्होंने पाया कि जितना करंट, जितना चार्ज एनर्जी हम इधर से भेज रहे हैं उतना चार्ज एनर्जी हमको इधर से हमेशा मिल नहीं रहा है। तो आखिर ऐसा कौन सा चीज़ है जो यहाँ पर ब्लॉक कर रहा है, जो इस चीज़ को कम कर रहा है। जरा सोचिए, जब हम चलते हैं तो सड़कों का क्वालिटी जो है हमारी स्पीड पर कहीं ना कहीं असर डालता है।
जब दो सरफेस के बीच में मोशन होता है तो उनके बीच में एक क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। अगर फ्रिक्शन कम हो तो मोशन अच्छी गति से होता है, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो तो मोशन क्या होता है, कम गति से होता है। तो उसी प्रकार से हमारा यहाँ करंट में भी है कि हमारा हर एक कंडक्टर जो है वह तो बेहतर कंडक्टर नहीं है। कुछ कंडक्टर बहुत ही अच्छा है, कुछ कंडक्टर खराब है। तो जो कंडक्टर बहुत ही अच्छा है यानी कि वहाँ पर फ्रिक्शन कम लग रहे हैं, फ्रिक्शन कम लग रहे हैं यानी कि उसका रेसिस्टेंस कम है। जो कंडक्टर खराब है यानी कि वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है, फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है यानी कि करंट के टर्म में हम क्या बोल रहे हैं कि रेसिस्टेंस उसका ज़्यादा है। बस इन्हीं चीज़ों को ओम्स ने यहाँ पर बताया कि भाई आखिर ऐसा कौन सा चीज़ है जो इस चीज़ को क्लियर कर रहा है। तो ओम्स के सिद्धांत के अनुसार अगर हम कोई वायर लेते हैं तो उस वायर का, एक वायर का अगर मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, हमारा VA हुआ, और एक वायर का अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, VB हुआ। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि VA माइनस VB, जैसा कि मैंने आपको पानी में बताया था, जैसे मैंने आपको इसमें बताया था कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ही डिसीजन कर रहा है कि किस तरह से पानी का फ्लो होगा, जिसको हम लोग कॉमन टर्म में बोल देते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, I हुआ। तो ओम्स ने इसी को क्या बोला, ओम्स ने जिस प्रकार से बोला, उसने बोला कि इस कंडक्टर के पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में जो करंट फ्लो करेगा वह किस पर निर्भर करेगा, इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस पर निर्भर करेगा। यानी कि जितना ज्यादा V होगा उतनी ही ज्यादा करंट का फ्लो होगा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट टर्म लेकर आना होगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन का मतलब समझने के लिए मान लीजिए आपके पास पहले से 10 रुपए है, मैंने आपको 4 रुपए दिए, तो आपके पास 4 रुपए इंक्रीज कर गए। मैंने आपसे 4 रुपए ले लिए तो आपके पास 4 रुपए क्या हो गए, डिक्रीज कर गए। लेकिन पहले से आपके पास जो 10 रुपया था वह क्या था, एक कांस्टेंट था, एक बैलेंस टर्म था। अगर मान लीजिए आपके पास 10 रुपए है और उस 10 रुपए को आप रखे रहिए लेकिन हिसाब में मत रखिए। मैंने सीधे बोला कि आपको मैंने 4 रुपए दिए तो आपके पास 4 रुपए हो गए, आपने 10 रुपए को रखा हुआ है। मैंने आपसे 4 रुपए ले लिए तो आपके पास 4 रुपए कम हो गए। तो यह 10 रुपया जो है वही क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्योंकि हमारे जो कंडक्टर है उस कंडक्टर का क्वालिटी है, उस कंडक्टर का क्वालिटी पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने या घटने से या फिर करंट के बढ़ने या घटने से वह नहीं घट बढ़ रहा है, उसका तो क्वालिटी जो है वही रह रहा है। जैसे आप मान लीजिए अब किसी सरफेस पर आप किसी मटेरियल को चला रहे हैं, तो आपने किसी मटेरियल को चलाया, अब मान लीजिए कोई बड़ा चीज है, एरिया ज़्यादा ले रहा है, तो भी तो फ्रिक्शन जो उस जमीन का फ्रिक्शन है वो तो उसी कांस्टेंट में लगेगा। आपने कम लिया तो भी उस जमीन का फ्रिक्शन तो उसी कांस्टेंट में लगा। आपने जितना एरिया कवर किया उसके अनुपात में वो भले बढ़ गया, लेकिन जमीन का क्वालिटी तो नहीं बदला ना। उसी प्रकार से कंडक्टर के क्वालिटी को बताने के लिए हमारा कौन आता है, आर टर्म आता है। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, आई हमारा क्या होता है, आर के इन्वर्सली होता है। अभी मैंने आपको बताया कि रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज करेगा, रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो करंट इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां पर हमको क्या मिला, एक कांस्टेंट टर्म मिला जो कि आर है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, रेसिस्टेंस कह रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा फ्रिक्शन है हमारे मोशन में जो अपोज कर रहा है, उसी प्रकार से करंट के मोशन में जो अपोज कर रहा है वह कौन है, वह रेसिस्टेंस है। इसकी यूनिट की बात करें तो V का यूनिट हमारा क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, अगर R का फॉर्मूला देख ले तो R का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, V/I होगा। अगर R की यूनिट की बात करें तो V का यूनिट हमारा वोल्ट होगा, I का यूनिट हमारा क्या होता है, एम्पेयर होता है। तो हमारा क्या हो गया, R का यूनिट वोल्ट पर एम्पेयर हो गया।
लेकिन यह जो यूनिट है, इस यूनिट को हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, ओरिजिनल यूनिट कहते हैं। क्योंकि रेसिस्टेंस जो है एक ऐसी चीज़ है जिसका हमेशा इस्तेमाल होता है, काफ़ी संख्या में इस्तेमाल होता है जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चर्चा करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रियल लाइफ में भी जब भी हम चर्चा करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो जिस चीज़ का ज़्यादा उपयोग होता है हम लोग चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा आसान भाषा में हम लोग बना सकें, इसीलिए इस वोल्ट एम्पियर को हम लोगों ने एक आसान भाषा में दे दिया, जो कि इस सिंबल के अनुसार हम लोग इसको क्या कहते हैं, ओम्स कहते हैं, जो कि ओम नाम के साइंटिस्ट जिन्होंने इस लॉ को दिया था उन्हीं के नाम पर हम लोगों ने इसको रखा है। क्लियर है सारी बातें? चलिए इसी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझ जाते हैं, स्टेटमेंट्स में देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमारा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर बताता है। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, चलिए स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या कहता है, देखिए ओम्स लॉ बोलता है स्टेट दैट द करेंट थ्रू, ठीक है, वोल्टेज नहीं करेंट आपको ध्यान में रखना है, V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। लेकिन ठीक है, कहने के लिए आप दोनों बातों को कह सकते हैं, लेकिन पूरा एग्जैक्ट तौर पर देखा जाए तो वह बातें जो है वह सेम नहीं है। आप ऐसे कहिएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कहते हैं जनरली तौर पर लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला याद करने में लोगों को आसानी होती है। लेकिन जो स्टेटमेंट है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है, वह I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, ना कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। क्योंकि देखिए करेंट जो है वह वोल्टेज पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट का फ्लो होगा, यानी कि करंट डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पर, लेकिन जितना ज़्यादा करंट का फ्लो होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यह जरूरी नहीं है। यानी कि वोल्टेज करंट पर नहीं डिपेंड कर रहा है, करंट वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। तो ये थोड़ा सा चीज़ है जिसको आप समझेंगे, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको याद रखेंगे, बातों को आप समझ रहे हैं। तो क्या कहता है कि करंट जो है वह किसी कंडक्टर के थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट। उस 2 पॉइंट के क्रॉस जो वोल्टेज है, यहाँ और यहाँ के क्रॉस जो वोल्टेज है, करंट क्या होता है, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, एक कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस होता है हम लोगों के पास में प्रोपोर्शनलिटी में, जिसको हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस का सिंबल किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, R से हम इसको डिनोट करते हैं। तो वन अराइव्स एट द यूजुअल मैथमेटिक इक्वेशन, तो इसके बाद हम क्या हो जाता है, इन सभी चीज़ों को जोड़ने से हमको एक यूजुअल मैथमेटिक रिलेशनशिप मिल जाता है, जो कि हमारा क्या होता है, I इज इक्वल टू V बाई R होता है। V इज इक्वल टू IR भी आप कह सकते हैं, जहाँ पर I हमारा क्या है, करंट है, जिसका यूनिट हमारा क्या होता है, एम्पियर होता है। V हमारा क्या है, वोल्टेज है, जिसका यूनिट हमारा क्या होता है, वोल्ट होता है। R हमारा क्या है, रेसिस्टेंस है, जिसका यूनिट हमारा क्या होता है, ओम्स होता है। क्लियर है ये बातें? एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं कि यह लॉ हमें बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के। तो क्या यह लॉ बताता है, यह लॉ बताता है कि I जो है वह प्रोपोर्शनल है V के, और I जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के, इसीलिए तो हम इसको लिखते हैं V बाई R। क्लियर है? यहीं पर इस चीज को समझते हैं हमने क्या, हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया V इज इक्वल टू IR। V का यूनिट हमारा क्या होता है, वोल्ट, जिसको हम V साइन से डिनोट करते हैं। I का यूनिट हमारा क्या होता है, एम्पियर, जिसको हम A सिंबल से डिनोट करते हैं। R का यूनिट हमारा क्या हो गया, ओम, जिसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो I इज इक्वल टू हमारा V बाई R हो गया, R इज इक्वल टू हमारा V बाई I हो गया। देख रहे हैं आप, ये बैटरी लगा हुआ है, ये बैटरी से हमने कोई रेसिस्टेंस कनेक्ट किया है, इसको हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो जब करंट हमारा फ्लो होगा वो हमारा इन रिलेशन में फ्लो होगा। ये ट्रायंगल हमको क्या बताता है, ये ट्रायंगल बताता है कि मान लीजिए कि आपको V पता करना है, ठीक है, आपको V ये वाला पता करना है, तो ये दोनों कहाँ है, एक साथ है, तो आप क्या लिखिएगा, V इज इक्वल टू
IR लिखिएगा। मान लीजिए कि आपको R पता करना है, तो आपको V ऊपर में दिख रहा है, I नीचे में दिख रहा है, तो आप V/I कर सकते हैं। मान लीजिए आपको I पता करना है, तो I आपको पता करना है, V ऊपर में है, R नीचे में है। तो यह फॉर्मूला को याद करने का एक ट्रिक है, ठीक है। अगर आपसे फॉर्मूला इस प्रकार से याद हो जाता है तो आप याद रख सकते हैं, वरना इस प्रकार से भी आप फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। तो आई होप कि मैंने आपको सारी बातें ओम्स लॉ से रिलेटेड बता दी। एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ओम्स लॉ जो है वह प्रैक्टिकली हर एक जगह एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ऐसे ओम्स लॉ का बात किया जाए, जब हम V वर्सेस I ग्राफ बनाएंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। यही स्ट्रेट लाइन जो है वो हमें क्या बता रहा है, इसका रेसिस्टेंस बता रहा है। तो जो एलिमेंट यह स्ट्रेट लाइन बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओमिक एलिमेंट कहते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है, क्योंकि जब कंडक्टर से करंट का फ्लो कंटिन्यूअस होता है तो करंट का कुछ हिस्सा जो है वह हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हम भी जब किसी सरफेस पर कंटिन्यूअस चलते हैं तो उस सरफेस पर क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण एक हीट एनर्जी जनरेट होता है। तो यही हीट एनर्जी क्या करता है, उस सरफेस का जिस सरफेस पर जिस कंडक्टर पर करंट चल रहा है, कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, वहाँ का क्या कर देता है, टेम्परेचर को राइज कर देता है। तो जैसे ही टेम्परेचर राइज हो जाता है तो हमारा जो V और I का रिलेशन है वह कांस्टेंट नहीं रह जाता है, और रेसिस्टेंस भी जो है वह भी इंक्रीज और डिक्रीज कर जाता है। तो प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए, बिल्कुल 100% इफिशियंट तौर पर देखा जाए तो ओम्स लॉ हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन जनरल तौर पर ओम्स लॉ जो है वह हमारा एप्लीकेबल होता है। तो यह इसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है, इसका एक अपवाद है, ठीक है। आपको यह भी चीज़ समझनी चाहिए। तो आई होप कि मैंने आपको सारी बातें जो है यहाँ पर डिटेल तौर पर बता दी हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस अनुसार आपको और भी डिटेल में सारी बातें बता दूंगा। टेम्परेचर का किस प्रकार से रिलेशन है रेसिस्टेंस के साथ, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप चाहे तो वह भी देख सकते हैं। तो अगर सारी बातें आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर से मिलेंगे इसी तरह के और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।